एक दो बार लिख के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। B3+ इसमें टेट्राहेड्रल में एक ही B3+ है ना टेट्राहेड्रल में, सो 1 और कितने होते हैं 8, यानी कि 1/8 हो टेट्राहेड्रल वो 8, यानी कि हमारे पास जो एक B3+ है कितना स्पेस ऑक्यूपाई करे टेट्राहेड्रल का 1/8। इसको देखो, इसको देखते हैं, एक ही है ना B3+, कितना ऑक्यूपाई करेगा 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लो, पहले फटाफट से नोट डाउन कर लो। हो गया। अब इसको देखो, जैसे हमने ये लिखा था वैसे आप इसको ऐसे लिखो कि जो हमारे पास A होता है A2+ और एक B3+, ये किसमें, ये है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, और एक B3+ किसमें है टेट्राहेड्रल में, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो आपको ये सब याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, इसको सिंपल ऐसे याद करो ना, इसको याद कर लो ऐसे करके, या फिर एक काम कर सकते हो, इसको याद करो कि नॉर्मल में A होता है टेट्राहेड्रल में, दोनों B होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। अब क्या करना है, जो आपको लिखना है ना इनवर्स का, सो एक B को निकाल के बाहर, एक जो B उसको बाहर निकाल दो, एक को अंदर ले जाओ, बस नहीं काम करना है। ठीक है, ये आपको किसी को बताना नहीं होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो बताने की सारी चीजें हैं, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए ये वाली चीजें। हमने नॉर्मल का देख लिया, जब भी हम बात करें इनवर्स की, एक B को बाहर निकाल दो, एक को अंदर ले आओ, बस हो गया वही। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमारे पास जो इसका थियरी पोर्शन था वो तो हो गया कंप्लीट। इनवर्स स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल तो हमने देख लिया। अब ना बात ये आती है इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं Mn3O4 ये एक स्पाइनल है, आप मुझे इसमें ये बता दो कि ये नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है, तो आप मुझे कहोगे मैम आप ये बता दो कि पोजीशन कहाँ पर है, तो वो तो मैं नहीं बता सकती आपको क्योंकि मुझे भी नहीं पता। क्या करते हैं फिर ऐसे करके इसको निकालने का एक मेथड होता है कि कैसे निकालेंगे, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, इसमें तो वैसे दिक्कत भी नहीं है, इसमें डायरेक्टली बोलेंगे एक जो एक Mn2+ होगा, दो Mn3+ होंगे। तो अब बात यह आती है कि 3+ वाला कहां पर प्रेजेंट है, दोनों ऑक्टाहेड्रल में है। अगर Mn3+ दोनों ऑक्टाहेड्रल में होंगे तो क्या होगा वो नॉर्मल स्पाइनल। अगर एक चला गया किसमें टेट्राहेड्रल में, एक ऑक्टाहेड्रल में, तो क्या होगा इनवर्स। कैसे पता लगा इनकी पोजीशन कौन सी है, उसके लिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन इसी पोर्शन से आता है। आपको कोई एग्जांपल मिलता है, कोई स्पाइनल दे देंगे, बताना होता है कि नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचता है, पता है कैसे। अगर आपको बोल दिया जाए कि इनवर्स स्पाइनल के केस में जो A2+ होता है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कितना % ऑक्यूपाई करता है, कैसे निकालोगे। जो A2+ है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कितना % ऑक्यूपाई करता है, कैसे निकालोगे। आपको पता है 1/4 ऑक्यूपाई करता है, परसेंटेज पूछा है ना, करो मल्टीप्लाई 100 से, 1/4 × 100, बस जो भी परसेंटेज आएगी वही आपका आंसर है। ठीक है, अगर पूछा है B3+ टेट्राहेड्रल वर्ड का कितना ऑक्यूपाई करता है, मान लो ये भूल गए। ठीक है, B3+ टेट्राहेड्रल का कितना ऑक्यूपाई करता है इनवर्स में, तो आपको पता है इनवर्स में ना B जो होता है वो टेट्राहेड्रल में जाता है। B कितने, सिर्फ एक ही, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं 1/8, परसेंटेज पूछ ले × 100, बस ऐसे निकलेगा। ठीक है, ऐसे करके हम सॉल्व करते जाएंगे, जो भी आपसे परसेंटेज पूछेगा × 100 कर लेना, बस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई एग्जांपल दे रखा होगा उसको कैसे पता लगाएंगे इनवर्स है या फिर नॉर्मल। इतना समझ में आ गया ना, अभी चलते हैं आगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने उसी वाले एग्जांपल से। Mn3O4, ठीक है, पहली बार चेक करती हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो भी है या नहीं।
सही चल रही है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैंने वो वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, आपको पढ़ा था जीओसी, उसमें पढ़ रहे थे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैंने ना 1 hour 45 मिनट्स 43 या 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग कर दी। मुझे लगा मैं सही रिकॉर्ड कर रही हूँ। रिकॉर्ड करते करते मैं पूरा पढ़ा गई, तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, तो मैं खुश हो गई कि मैंने पढ़ा दिया। जैसे ही मैंने देखा कितनी रिकॉर्ड हुई है, सिर्फ 17 मिनट की रिकॉर्ड हुई थी। और उसके बाद जो मैं बैठी हूँ सर पकड़ के, उसके बाद से मैंने सोच लिया मैं बीच में चेक करूंगी पहले तो कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है नहीं हो रही, क्योंकि ना ऐसे से कभी कभी हो जाता है, फिर ना बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाने का, इसलिए। अब आते हैं वापस MN304। अब तो सही चल रही है। हाँ, आपको बताना है कि नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। तो हमें इसको कैसे लिखेंगे, पहले जनरल फॉर्मूला क्या होता है, AB2O4, उसको वैसे ही लिखो। अच्छा, अब ना आप ये सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पे तो A अलग है B अलग है, क्या ये सेम भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पे सेम ही तो है, यहाँ पे दोनों सेम भी हो सकते हैं। आप लिख सकते हो A इक्वल टू B भी हो सकता है और A नॉट इक्वल टू B भी हो सकता है। दोनों ही यहाँ पे अलाउड होते हैं। इस वाले केस में क्या है, आपके पास A और B दोनों सेम है, मतलब मेटल सेम है, लेकिन उनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग अलग है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक Mn2 प्लस 2 Mn3 प्लस और साथ में 4 O2 माइनस, है ना, ये है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और वो अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग का एग्जाम्पल क्या था, MgAl2O3, ये अलग हो गया, जिसमें हमारे पास क्या है, ये ऐसे वाला और ये अपना ऐसे हो गया। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी, ऐसे भी हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं। अब शुरू करते हैं। हम ना एक काम करेंगे, आपको आती है ना CFS निकालनी, CFS निकाल सकते हो, निकालो। Mn2 प्लस निकालेंगे पहले, Mn2 प्लस की पहले निकालेंगे टेट्राहेड्रल में कितनी होगी, फिर निकालेंगे Mn2 प्लस की ऑक्टाहेड्रल में कितनी होगी। जैसे निकाल लेते हैं, बाद में बताऊंगी शॉर्टकट कैसे करेंगे। ठीक है, पहले निकालते हैं Mn2 प्लस की टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल में कैसे होगी। सो Mn2 प्लस मतलब क्या, Mn होता है 4s2 3d5, फिर आया Mn2 प्लस, मतलब इसके हट गए ना 4s0 3d5, यानी कि D में 5 है ना। बात से टेट्राहेड्रल की, नीचे ये बनेगा, ऊपर ये बनेंगे, ठीक बनाया, ओके। यहाँ पे E, यहाँ पे T2, इतना ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, फिल करो, 1 2 3 4 5, ठीक कर दिया, निकालना जरा CFS। अच्छा, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, लिगेंड क्या है यहाँ पे, O2 माइनस क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि पेयरिंग नहीं करवाएगा। सो हमें ये तो पता है टेट्राहेड्रल में पेयरिंग नहीं होती, वहां तो इसके लिए कुछ और होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग होती है ना। आपको ध्यान रखना है, लिगेंड क्या है यहाँ पे, O2 माइनस, ये पेयरिंग नहीं करवाता, वीक लिगेंड है। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन अच्छा सा आएगा आगे, उसको अच्छे से नोट कर लेना। बड़ा भी देखो, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, ऐसे हो गया। CFS कितनी निकालोगे, -0.6, ये कितना है, +0.4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू -0.6 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 0.4, इंटू में क्या है, डेल्टा T। ठीक है, चलो लिखो, माइनस के 1.2 प्लस के 1.2 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ना ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, बट आप ध्यान रखोगे, जब भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम फील्ड होगी, ऊपर और नीचे, वो 0 ही आना है, क्योंकि जितना इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज भी करेगा, है ना, जितना डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज भी करेगा। तो जब दोनों में सेम हो जाएगा, आंसर 0 ही आना है, क्योंकि जितना इसको मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस में, उतना ही प्लस में भी आ जाएगा। तो जब भी सेम है उसको 0 करो, डायरेक्टली करके देखने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम सीख रहे हैं आराम से तो करेंगे, बाद में उड़ा देंगे उसको, वैसे ये हो गया। अब आते हैं इस पे Mn2 प्लस ऑक्टाहेड्रल। Mn2 प्लस मतलब D5 है ना, फिर किसमें करना, ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल मतलब ये T2G EG, कितने फिल करने, 5। ठीक है, नीचे कितना, -0.4, ऊपर कितना, 0.6। बात फिर से वही है, नीचे 3 है, ऊपर 2 है, दोनों पूरा फिल करके ना एक बार, तो यहाँ पे 0 ही आना, निकाल के ना फिर से 0 आएगा। तो यहाँ पे किससे आगे, CFS 0। दोनों ही केसेस में 0 है, कुछ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हटाओ इसको। किसकी बात करनी है अभी हमें, अब बात करनी है Mn3 प्लस की। अब लेते हैं इसको Mn3 प्लस को।
Mn3 प्लस, यहाँ पर भी Mn3 प्लस। इसे निकालेंगे पहले टेट्राहेड्रल में, फिर निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल में। ओके चलो, Mn3 प्लस मतलब कितना हुआ, D4 है ना, 3 प्लस मतलब 1 2 यहाँ से निकले, यहाँ से निकला, यानी कि D4 फिल करते हैं टेट्राहेड्रल में ना, ऐसे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में कैसे करोगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब निकाल दे CFS -0.6 प्लस 0.4। ठीक है, कितनी जाएगी, 2 इंटू -0.6 प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू में क्या, डेल्टा टी। ठीक है, निकालना इसको एक बार, -1.2 प्लस 0.8 यानी कि -0.4 डेल्टा टी। ठीक है, सब निकालो। माइनस की 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 यानी कि 0.6 इंटू में डेल्टा नोट। ठीक है, -0.4 प्लस 1.8 1.2 डेल्टा नोट। अब ना ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ ये वाली एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है या फिर ये वाली एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, क्योंकि CFS का मतलब क्या होता है, नेट एनर्जी कितनी रिलीज हुई है ना, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी है। कैसे देखेंगे, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ 1.2 कर देगा 0.6। अच्छा, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, उसको इससे कर दिया तो आ गया माइनस का 0.6। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज वहां पे कितनी है, 0.6, यहाँ पे कितनी है 0.4। आप एक होगी मैं उसमें ज्यादा हुई होगी, कैसे देखा आपने सिर्फ ये आगे वाला देख लिया, यहाँ पे 0.4 यहाँ पे 0.6, तो ये वाली बड़ी होगी। अभी ना आपका आंसर सही भी है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कंपेयर हम तब करते हैं जब दोनों यूनिट सेम हो। कंपेयर कब करोगे, एक बार बताओ, मैं आपसे पूछ लूं कि एक तरफ रोजेस पड़े हैं, ठीक है, एक तरफ मान लो सनफ्लावर, इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होता है, कंपेयर हम उन्हीं को करते हैं दोनों चीजें जब सेम होंगी। एक्स में एक्स ऐड होता है, एक्स में वाई ऐड नहीं होता है ना। यहाँ देखो डेल्टा टी है, डेल्टा नोट है, कैसे बताएं अब इनमें से कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। तो पहले इनकी यूनिट को सेम करो। सेम कैसे करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं ना हम, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। सेम की बात हो रही है हमें 3+3+ की, लिगेंड भी सेम है, O2- है ना। इस वाले केस में क्योंकि हमारे पास मेटल जो है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है दोनों जगह पर, और लिगेंड भी हमारा O2- है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। मतलब डेल्टा टी को लिख सकते हैं 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। लिखो -0.4 इंटू 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। अब निकालो इसको सॉल्व करके, कितना आएगा, -1.6 डिवाइड बाई 9 डेल्टा नोट। देख लो कितना आएगा, 0.18। हमने कुछ गड़बड़ करी है इसमें, Mn3+ है, ऑक्टाहेड्रल में हम निकाल रहे हैं, ये तो आ रहा है और ये आ गया 0.6 इंटू 2। हाँ सब ठीक है, ये आपका आ जाएगा -0.18 डेल्टा नोट। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ में, अब बताओ ज्यादा कौन सी है, ज्यादा एनर्जी किस केस में रिलीज हुई होगी। यहाँ पे है माइनस मतलब क्या रिलीज हुई है ना, 0.18 0.6। तो इस वाले केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, यानी कि अब ना ध्यान से देखना एक चीज, अगर आप ना डायरेक्टली ये भी बोलते ना कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी मैम, तो भी सही था। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल की एनर्जी हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल से कम होगी। ये बात एकदम लिख के ले लो, कि आपको पता है ना डेल्टा टी कितना होता है, 4/9 ऑफ डेल्टा नोट, हमेशा ही उससे कम रहेगा, हमेशा उससे कम रहेगा। तो हमें बार बार इनको कंपेयर करने की नीड है नहीं, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि Mn3+ अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल में तो उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होगी टेट्राहेड्रल से। ऐसे ही अगर हम बात करें Mn2+ की, तो यहाँ पर भी या तो 0 आगे, चलो कोइंसिडेंटली 0 आगे दोनों में, बट स्टिल अगर कोई वैल्यू आनी होती ना दोनों में से, तो आपके ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी ही ज्यादा होती। ये तो मेरा समझ में आया कि हमें बार बार टेट्रा और ऑक्टा की निकालने की जरूरत है, हम दोनों की क्या करेंगे, Mn2+ की भी और Mn3+ की भी।
या फिर जो भी आपका A2+ है और B3+ है, दोनों के हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी निकाल लेंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी समझो बात को ध्यान से। Mn2+ है, अगर Mn2+ ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आता है, इतना तो समझ में आ गया कि टेट्राहेड्रल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में एनर्जी हमेशा कम ही रिलीज होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल। वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं Mn2+ और Mn3+ की, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से ऑक्टाहेड्रल में कौन सा जाएगा। अगर Mn2+ ऑक्टाहेड्रल में चला गया मतलब क्या होगा, इनवर्स स्पाइनल। अगर Mn3+ चला गया तो नॉर्मल स्पाइनल। यही है ना, बस वही देख रहे हैं। Mn2+ की बात हो रही है। अगर Mn2+ को ऑक्टाहेड्रल में रखा, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, जीरो एनर्जी रिलीज होगी। अगर हमने Mn3+ को ऑक्टाहेड्रल में रखा, कितनी होगी, -0.6, यानी कि 0.6 एनर्जी रिलीज हमें मतलब मिलने वाली है। ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा नोड की कुछ वैल्यू होगी, 0.6 डेल्टा नोड एनर्जी पर रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पर तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज नहीं होने वाली, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। स्टेबिलिटी कहाँ पर आई, इस वाले केस में। तो जिसकी भी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, चाहे वो Mn2+ यानी +2 वाली है, चाहे +3 वाले की, तो वो वाली पोजीशन लेके चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास Mn3+ की एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, तो क्या होगा, इसने अपनी जगह बना ली किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। तो Mn3+ रहेगा ऑक्टाहेड्रल में ही रहेगा। तो अगर Mn3+ ऑक्टाहेड्रल में रहेगा तो क्या कहाँ जाएगा, ये टेट्राहेड्रल में जाएगा। तो Mn2+ चला गया टेट्राहेड्रल में, Mn3+ चला गया ऑक्टाहेड्रल में। कौन सा स्पाइनल हुआ, नॉर्मल स्पाइनल। क्योंकि नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता है, हमारे पास जो A2+ होता है वो कहाँ जाता है, टेट्राहेड्रल में रहता है, और कहाँ जाता है, वो ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब नहीं तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से करेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, नोट डाउन कर लोगे, नहीं कराए तो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीक फील्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ बस बात ये थी कि मैं टेट्राहेड्रल को इग्नोर करने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर केस में आप जब भी निकालोगे दोनों की टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, कंपेयर करोगे, इसको 4/9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो हमेशा कम ही आएगी उससे। तो ऑक्टाहेड्रल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल, तो इसको इग्नोर ही मानो, क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करना। ठीक है, चलो आपको ना पहले वाली जो क्लास हुई थी हमारी, जिसमें हमने CFT डिस्कस करा था, उसका आपको असाइनमेंट नहीं मिला था, है ना। तो असाइनमेंट इसलिए नहीं मिला क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत कम थे उसमें। जितना हमने पढ़ा था ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। मुझे लगा 4-5 क्वेश्चन देने से बेटर है मैं पहले थोड़ा सा और सिखाऊं और CFT का पूरा साथ में असाइनमेंट आपको दे दूं। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट साथ में मिलेगा CFT का, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा। मान लो हम बात करते हैं Fe3O4 की। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है, Fe3O4। आपको बताना है ये नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर बात करेंगे इसकी, और अलग तरह के देखेंगे एग्जाम्पल। पहले भी देखो इसको, Fe3O4। ठीक है, एक Fe2+ होगा, 2 Fe3+ होंगे, 4 O2- होंगे। इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना तो पता नहीं कि हमारे पास एक Fe2+ एक Fe3+ है। हमें सिर्फ इन दोनों से ही काम है। हम क्या करेंगे, इसकी भी निकालेंगे CFS ऑक्टाहेड्रल में, Fe3+ की भी निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल में। जिसकी ज्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल वाली पोजीशन उसकी। ठीक है, चलो Fe2+, Fe3+, दोनों किसमें निकालेंगे, ऑक्टाहेड्रल में। दोनों की निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल में। Fe होता है 4s2 3d6, Fe2+ कितना होगा 3d6, ये तो 0 हो गया ना। ऐसे ही Fe3+ कितना होगा d5। ठीक है, d5। चलो ऑक्टाहेड्रल अब तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 पेयरिंग होंगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड ये होगी। अभी इतनी 5 करने, 1 2 3 4 5। मैंने बोला था जब भी इक्वल होंगे ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, CFS से कितने आएंगे, 0। निकाल के देखने की नीड नहीं है। कैसे, -0.4 × 3 +0.6 × 2
-1.2 प्लस 1/2, सॉरी 1.2 कितना 0, CFS 0। इस वाले केस में देखो अब ना इसको भी अलग से ऐसे करने की नीड नहीं है कि 4 इंटू पहले करेंगे 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, नहीं कोई जरूरत नहीं ऐसे करने की, आंसर सेम आएगा। बट स्टिल आप ये देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या होती है, 0 होती ना, तो ठीक है 0 मानो ना इसको, या तो कितना होगा 0.4। आप ये समझ लिया करो कि जब ये सारे हमारे पास 5 के बाद तो वो 0 है ना। अब इसको नई तरह से देखो ना कि नया वाला इलेक्ट्रॉन आया सिर्फ एक ही आया, तो सिर्फ इसी की वजह से होगी ना, -0.4 इंटू 1 यानी -0.4 निकाल के देखो वैसे आएगी, कितना है -0.45, यानी दिस इज इक्वलेंट टू दिस, ये जो इसके ही इक्वल है, इसकी 0.4 आएगी, इसकी भी 0.4 ही आनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि Fe3+ जो है अगर इसको ऑक्टाहेड्रल में रखा गया तो वो क्या करेगा, उसकी CFS 0 आएगी, जबकि अगर Fe2+ को ऑक्टाहेड्रल में रखा तो क्या होगा, -0.4 आएगी। तो कौन जीत गया, Fe2+ जीत गया ना, ये रहेगा ऑक्टाहेड्रल में। अगर हमारा Fe2+ ऑक्टाहेड्रल में रहेगा मतलब क्या हुआ, ये इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि मैम अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये भूल गए कि नॉर्मल स्पाइनल क्या होता है, इनवर्स वाले क्या होते हैं, उनकी लोकेशन कैसे होती है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाले को कहाँ डालना है। अगर हम ये भूल गए कि नॉर्मल स्पाइनल में या इनवर्स स्पाइनल में Fe2+ अगर ऑक्टाहेड्रल में वो इनवर्स हो जाएगा, ये भूल गए क्या करेंगे। आप सिंपल सी बात देखो, एक बॉक्स बनाओ, वहां लिखो नॉर्मल में, इतना तो याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल की ही निकालेंगे दोनों में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की ही निकालेंगे। तो अगर Fe3+ की ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू ज्यादा आती है Fe2+ से तो वो नॉर्मल है, ठीक है। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में Fe2+ की ज्यादा आएगी Fe3+, बस इतना सिर्फ इतना पार्ट आपको चाहिए, नॉर्मल या फिर इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। इन दोनों की भी नीड नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो अगर Fe3+ की ज्यादा है तो नॉर्मल, नहीं आई तो इनवर्स। बस क्या करना है, सिंपल से आपको दोनों की ऑक्टाहेड्रल में निकालनी है CFS की वैल्यू। अगर Fe3+ की ज्यादा है, Fe मतलब बोल रही हूँ कि B3+, जो भी आपका प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी मेटल लाइन है, अगर उसकी ज्यादा आई वैल्यू तो वो नॉर्मल, अदरवाइज इनवर्स, ठीक है। इतना कर लोगे, इतना आपको करना है। अब ना यहाँ से कंफ्यूजन आता है जो आपको एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा, बाकी अगर नहीं पता होगा तो भी आप निकाल तो लोगे, कर निकालना आता है आपको। बात ये है कि जब भी आपके पास, आगे बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा और सीखते हैं अभी ताकि आप खुद से निकालो, कंफ्यूजन मुझे बताने की नीड ना पड़े, पहले थोड़ा सा और सीखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, CO3O4, CO3O4 फटाफट निकालो खुद से, जल्दी जल्दी, मैं भी निकालो, आप भी निकालो, फिर मैच कर लेना, ठीक है। अब मैं बताने वाली नहीं हूँ, चुपचाप करते हैं, आप भी करो मैं भी करती हूँ। सो जाओ, यहीं पर रुक जाओ, ध्यान से देखो इसको मैंने क्या करा है। इस वाले केस में मैंने पेयरिंग करवा दी, कोबाल्ट 3+ के केस में मैंने पेयरिंग करवाई है। अगर आपने दोनों केसेस में ये वाली लिखी होती, मतलब बिना पेयरिंग करी होती, तो आपका आंसर गलत आता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो ऑक्सीजन होता है O2- वो क्या है, वीक लिगेंड है ना, तो किसी भी केस में क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ये देखा था +2 वाले तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्कैंडियम टाइटेनियम से लेकर जिंक तक जितने भी ले लो आप, उसमें +2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि O2 गैस में वीक लिगेंड ही रहेगा, O2- है ना। अब ना हमने ये देखा था कि स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 3+, ऐसे करके ना आयरन तक अगर है तो सारे लिगेंड जो हमारे पास 2+ के होते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन कोबाल्ट 3+, निकल 3+ और कॉपर 3+ के केस में हमारे पास मैक्सिमम लिगेंड क्या होते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करते हैं। किसको छोड़ के, I-, Br-, Cl-, F-, S2-, FCN- एंड N3-।
इनको छोड़ करके बाकी जितने भी लिगेंड बचे हैं वो एक्ट करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें ऑटोमेटिक आया नहीं आया तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जैसे एक्ट करेगा। समझ गए? ध्यान रखना है आपको इस चीज का, भूलना नहीं है। बाकी सब जगह आप इसको वीक लिगेंड मांगे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कोबाल्ट आएगा अपने माइंड को बताओ कोबाल्ट है, ये वाला याद रखना, ये कोबाल्ट है, ये सिर्फ इनके साथ वीक बनाता है, बाकी सबके साथ स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे ये रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। पहले पेयरिंग हुई, नेक्स्ट वाले 6 से देगा तो आया नहीं, फिर ये बनेगा 6 से ना, पेयरिंग हो गई। ठीक है, कितने 7 5 2, हाँ ये ठीक है। अब निकालो आगे, कंटिन्यू करो। CFSC अब ऐसे कैसे करा मैंने, मुझे पता है कि 5 तो 0 ही देंगे, 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ऐसे ऐसे बस इनके 2 की निकालो। 2 इंटू 0.4 कितना, -0.8 डेल्टा नोट, इसकी निकालो कितने 6 -6 इंटू 0.4 माइनस के 2.4। कौन जीता, कोबाल्ट 3+। जब भी कोबाल्ट 3+ की वैल्यू ज्यादा आएगी मतलब क्या है, नॉर्मल स्पाइनल। बस लिखो आंसर, नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था इसके केस में इनको छोड़ के बाकी सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे ही एक्ट करते हैं। अब एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त। लिखो NiCr2O4, कौन सा ये 4th, आई डोंट थिंक 4th है, आई डोंट रिमेम्बर, जो भी लिख लेना मैंने, ठीक है मैं मानती हूँ 4 ही होगा। NiCr2O4 ये है, आपको बताना है नॉर्मल है या फिर इनवर्स है। पहले वाला होता है +2 में, दूसरे वाला होता है +3 में। हमें इन दोनों की देखनी है, इसकी निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल में, इसकी भी निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, टेट्राहेड्रल तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ऑक्टाहेड्रल निकालेंगे। निकल 2+, क्रोमियम 3+। अब क्रोमियम 3+ का उसको वीक ही मानना है क्योंकि सिर्फ आयरन के बाद से कोबाल्ट निकल कॉपर में +3 में सिर्फ 6 को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट एक कॉपर है उससे पहले, क्रोमियम है उससे पहले आता है। ठीक है, निकालो, निकल 2+ कितना जाएगा, D8 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि -3 इंटू 0.4 यानी कि -1.2 इसके इक्वल है। ये जो पहले वाले थे वो सारे आपस में कैंसिल ही कर देंगे, सिर्फ ये बचे। ठीक है, 1.2 डेल्टा नोट, इसको निकाल। क्रोमियम होता है 4s1 3d5, क्रोमियम 3+ कितना होगा, D3, एक यहां से गए, 2 वहां से गए। ठीक है, D3 1 2 3 कितना आएगा, उतना ही आ गया तो सेम है ना, -1.2 डेल्टा नोट। अब क्या करें, अब तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, अगर इसको रखा गया तो इतनी वैल्यू रिलीज होगी, इसको रखा गया ऑक्टाहेड्रल में इतनी वैल्यू रिलीज होगी। आप कैसे डिसाइड करेंगे ज्यादा किसकी होगी, सबसे पहले तो इस पे स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट में लिखो साथ में। कैसे देखेंगे, देखो जब आपको ये वैल्यू सेम दिख रही है तो बाकी फैक्टर सोचो कैसे कैसे हो सकते हैं। बाकी फैक्टर क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये +2 में है, ये +3 में है। हमने क्या देखा था कल वाली क्लास में, मतलब जो भी लास्ट क्लास हुई थी, क्या देखा था उसमें कि जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल के ऊपर उतना ही ज्यादा लिगेंड अपने पास मिलाएगा, लेकिन जितने पास जाएंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना। जो डिफरेंस है दोनों का इंक्रीज करेगा, मतलब क्या हो गया, डेल्टा नोट की वैल्यू बढ़ गई। तो इस वाले केस में जो डेल्टा नोट की वैल्यू है वो क्रोमियम 3+ की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू निकल 2+। रीजन क्या है, उसका चार्ज। ठीक है, हमने डेल्टा नोट तो लिखा है बट इसका डेल्टा नोट अलग आएगा, इसका डेल्टा नोट अलग आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि क्रोमियम 3+ जो है क्योंकि चार्ज +3 है तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को, लिगेंड जितना पास आएगा उतना ही रिपल्शन होगा, है ना, उतना ही रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने से क्या होगा, दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा नोट की वैल्यू बढ़ेगी। तो बस बढ़ गई, यानी कि हमारे पास जो ये वाला है इसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी क्रोमियम 3+ की जो है वो CFSC ज्यादा होगी किससे, निकल 2+ से। तो उसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्पाइनल ना, लिखो नॉर्मल स्पाइनल, क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था।
क्योंकि एग्जाम में आपके दोनों सेम अगर सोचो आप क्या करें, कैसे कंपेयर करेंगे, तो 4 से कंपेयर करो ना इसको, ठीक है, ऐसे करना है नॉर्मल स्पाइनल। अब ना आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो जो सिर्फ टाइम सेव करने में ही हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल FeCr2O4 है, इसको निकालना एक बारी। FeCr2O4 है, निकालना नॉर्मल या इनवर्स है। ये 2+ होगा, ये 3+ है ना, निकालो जल्दी जल्दी। ऑक्टेट में D6 1 2 3 4 5 6 यानी कि -0.4 डेल्टा नोट। इसे निकालो, अभी तो निकाली थी, इसकी थी -1.2 है ना, -1.2 आएगी। ओके, तो इस वाले केस में क्या होगा, इसके साथ है ना क्या होगा, नॉर्मल। तो आप एक चीज लिख सकते हो कि जब भी आपके पास किसी स्पाइनल में अगर क्रोमियम 3+ स्टेट में हुआ, यानी कि बी वाली पोजीशन में हुआ, तो ना Ab2O4 है, अगर कभी भी क्रोमियम 3+ हुआ तो वो हमेशा ही नॉर्मल स्पाइनल होगा, ऑलवेज नॉर्मल स्पाइनल। इस पे कंडीशन है, मैं बताऊंगी आपको भी, तो पहले ध्यान से सुनना, मैंने एग्जाम में गलत क्या होगी। क्रोमियम 3+ में, अगर क्रोमियम 3+ में है तो वो हमेशा ही नॉर्मल स्पाइनल होगा, ठीक है। अब एक काम करो, आयरन की निकालो, चेंज कर दो, Cr Fe2O4 ये निकालना जरा, एक बार जल्दी जल्दी निकालो। क्रोमियम 2+ Fe3+, 2+ मतलब D4 है ना, D4 का निकालना एक बारी। 1 2 3 4 -0.4 into 3 + 0.6 -1.2 + 0.6 कितना, -0.6, ठीक है। इसे निकालो, कितनी आएगी Fe3+ की, 4s2 3d6 होता है, 3 निकाले D5, D5 मतलब क्या, जितने नीचे उतने ऊपर, यानी कि 0 0, ठीक है। तो Fe3+ के केस में CFSC हमेशा ही 0 आएगी, इतना क्लियर हो गया। जब भी Fe3+ होगा क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो जब 0 आएगी तो साथ में कुछ भी हो जाए, उसकी वैल्यू चाहे -0.4 ही क्यों ना आए, वो ज्यादा रहेगा उससे। तो ऐसे वाले केसेस में जिसमें Fe3+ में होता है, उसको हम ये बोलते हैं कि वो हमेशा क्या होगा, इनवर्स स्पाइनल। Fe3+ वाले क्या होते हैं, इनवर्स स्पाइनल, यानी तो ऑलवेज इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। क्रोमियम 3+ का रीजन क्या था, क्योंकि क्रोमियम 3+ में ना हमारे पास ये आता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है, क्योंकि ऊपर जाकर तो वैल्यू डिक्रीज करेगी है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो जब भी आपके पास क्रोमियम 3+ होगा हमेशा नॉर्मल स्पाइनल आएगा, जब भी Fe3+ होगा हमेशा इनवर्स स्पाइनल आएगा। अब ना ये तो सुन लिया, अब एक काम करो, जो ऑलवेज है उसको कट करना, यहाँ पे भी कट करना। इसके ऊपर है कंडीशन क्या है, कौन से केस में ऐसा नहीं होगा, आपको बताना कौन से केस में ऐसा नहीं होगा। मान लो मैंने लिख दिया Zn Cr2O4, सपोज मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इस वाले केस में ऐसे तो सही है, Fe लिखो, मान लो Fe लिख दिया हमने, Zn Fe2O4। इस वाले केस में आप क्या करोगे, आपने देखा यहाँ पे Zn 2+ में है और Fe जो है वो 3+ में है। सो हमें पता है Fe3+ तो हमेशा क्या करेंगे, इनवर्स बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उसकी हमेशा 0 वाली होती है ना, कहाँ गया ये Fe3+ हमेशा 0 वाली होती है CFSC। लेकिन इस वाले केस में इनवर्स नहीं, ये नॉर्मल स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल है। ऐसा पता है क्यों, क्योंकि जो साइड में जिंक लगा हुआ है, जिंक की CFSC 0 होती है, जिंक की CFSC 0 होती है। तो ऑलवेज में लिखो प्रोवाइडेड करके लिखना, जो साइड वाला आपका A है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, अगर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है तो आपका Fe3+ जो वो इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने जिंक लगाया, कैल्शियम लगा दिया, मैग्नीशियम लगा दिया, मतलब कोई भी ऐसा, देखो आपको ये पता है कि जो CFSC वैल्यू किसकी होती है, CFSC वैल्यू सिर्फ हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही निकालते हैं। क्रिस्टल फिक्स स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज वैलिड फॉर ट्रांजिशन मेटल्स ओनली, ट्रांजिशन मेटल्स
ओनली जितने भी आपके मेन ग्रुप के होते हैं, चाहे वो एस वाले ग्रुप के हो चाहे अपने पी ग्रुप के हो, सबकी 0 होती है CFSE। तो अगर आपके पास यहाँ पे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन वाले केसेस में क्या होगा, क्योंकि इनकी CFSE 0 हो गई है तो यहाँ पे ये नॉर्मल स्पाइनल ही होगा। जिंक की 0 कैसे होगी, क्योंकि जिंक में क्या होता है, जिंक 2+ है ना, कितना होता है 3D10, 10 मतलब कैसा कुछ फ्रेंड है, ऐसे कितनी आ गई CFSE 0। इस वाले केस में क्या हुआ, इसकी भी 0 आ गई, इसकी भी 0 आ गई, लेकिन बात ये है यहाँ पे सेकंड 2+ है, यहाँ पे Fe3+ है, तो क्या होगा Fe3+ तो ये डेल्टा नोट ज्यादा होगा ना Fe3+ का, तो ये चार्ज है ना +3 वाले केस में डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा है तो क्या करेगा ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल। तो आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर ऐसे वाला केस ना बुक्स में लिखा होता है बट कंडीशन बताने भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि Fe3+ वालों को आप इनवर्स स्पाइनल कह सकते हो, लेकिन कब कहोगे, जब जो साथ में लगा हुआ है कोई ट्रांजिशन मेटल लगा हुआ है जिसकी CFSE की वैल्यू है, जिंक जैसे नहीं, जिंक की तो खुद की 0 है। तो आपको ध्यान रखना है, मान लो कोई भी अगर मेन ग्रुप का कोई है, कैल्शियम मैग्नीशियम कुछ भी लगा लो, स्ट्रोंशियम हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, +2 में होना चाहिए, लेकिन सोडियम नहीं होगा क्योंकि सोडियम तो +1 में है ना, ऐसे करके तो +2 में चाहिए होगा। तो जब भी कोई ऐसा लगा हुआ है साथ में जिसकी CFSE की वैल्यू 0 है, उस वाले केस में Fe3+ जो होता है वो नॉर्मल स्पाइनल होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैम ये वाली स्टेटमेंट तुम्हारी गलतियां करवा देगी, तो आप उसको चाहो तो हटा सकते हो, बट आपको ध्यान ये रखना है, अगर ये याद कर रहे हो ना कि Fe3+ में इन्वर्स होगा तो ध्यान रखो, जब भी साइड वाले की CFSE की वैल्यू 0 जाएगी आपको थोड़ा संभलना है उस टाइम पे, ठीक है, ध्यान रखना। एक ये वाला एग्जाम्पल है, एक कौन सा था, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें आप उसको बोल सकते हो इनवर्स स्पाइनल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी तो 0 है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, मतलब क्या होगा इनवर्स स्पाइनल। बट यहाँ पे क्या है, जिंक की 0 होगी, इसकी भी 0, इसकी भी 0। अब देखो, मतलब जब दोनों की 0 है तो आपको कंपेयर करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3+2, ठीक है, ध्यान रखोगे, ऐसे करना है। ये हो गया। अब ना थोड़ा नेक्स्ट वाला देखते हैं। ऐसे मान लो सीधा ना, ऐसे कैल्शियम हो सकता है यहाँ पे CaFe2O4, क्या है ये, नॉर्मल स्पाइनल, MgFe2O4 नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है, सारे क्या है नॉर्मल स्पाइनल्स। कैसे निकालोगे, इसकी CFSE 0 है, Fe3+ की भी 0 आएगी, कैल्शियम 2+, Fe3+, CFSE इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, लेकिन इसके पास क्या है, डेल्टा नोट की वैल्यू तो ज्यादा होगी, ये तो स्प्लिटिंग ही नहीं होनी, कैल्शियम 2 तो स्प्लिटिंग ही नहीं होनी है ना, इसमें स्प्लिटिंग, इसमें तो डी ऑर्बिटल है ना, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। समझ पा रहे हो क्या होता है, इनके केस में CFSE क्यों नहीं होती, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, और स्प्लिटिंग किसमें होती है, डी ऑर्बिटल में होगी ना, इन दोनों के बीच का गैप ही तो है डेल्टा नोट, तो जब तक डी ऑर्बिटल ही नहीं है, स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो डेल्टा नोट आएगा ही नहीं, यानी कि बिल्कुल 0 वैल्यू है, जबकि इसकी विषय में डेल्टा नोट की वैल्यू होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसे वाले केसेस में थोड़ा सा समझना है। ओके, अब ना कुछ अलग से एग्जाम्पल आते हैं कभी कभी जो आपको याद करने पड़ते हैं, आपको नहीं बोलूंगी याद करने के लिए, आप वैसे निकालोगे क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। देखो, मैंने आपको बोला याद करना कौन सा, MgAl2O4 है ना, लिखो, पहले एक लाइन लिखो, इफ A2+ and B3+ both are non-transition elements, both are non-transition elements, spinal will be नॉर्मल ऑलवेज, हमेशा ही नॉर्मल स्पाइनल होगा अगर आपके पास A और B दोनों ही नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, विल बी नॉर्मल ऑलवेज। एग्जाम्पल के लिए क्या है, MgAl2O4, यहाँ पर Mg2+ और Al3+ दोनों ही क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे वाले केसेस में हमेशा क्या होंगे, वो नॉर्मल ही होंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए किस तरह का स्पाइनल है, तो आप देखो ये भी नॉन ट्रांजिशन है, ये भी नॉन ट्रांजिशन, तो क्या होगा ये नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है कि
4 एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, पूछेंगे नॉर्मल कौन सा है इनसे, तो उसको संभालो कि तो नॉर्मल है, पक्का है नॉर्मल, जैसे देखिए लगा दो नॉर्मल, अगर पूछा हुआ तो। इनवर्स पूछा हो तो समझ जाओ, तो निकाल नहीं सकते ना, आपको डेटा नोट निकलेगी नहीं, इसमें CFS है ही नहीं, डायरेक्टली बोलो नॉर्मल होगा हमेशा, ठीक है। अब ना एक थोड़ा सा अलग आता है, मैं आपको बोलूंगी नहीं, बिल्कुल याद करने के लिए बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना उसका। ये है मान लो इतना ही, नेक्स्ट देखते हैं NiAl2O4, ओके, NiAl2O4। अब ये इंपॉर्टेंट है, कैसे निकल किसमें, +2 में, एल्यूमिनियम किसमें, +3 में, ठीक है, बताना कौन सा होगा, बताओ, ट्राई करो। आपको ये पता है कि मैम आपने बाकी छोड़ो वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ इतना देखो, ये हमारे पास नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, तो इसकी तो CFSE होती ही नहीं है, इसकी तो 0 है, बिना देखे बता दिया 0 होती है ना। क्या बचा, निकल 2+, कुछ भी तो वैल्यू आएगी, कुछ भी आए, चाहे ट्रांजिशन मेटल है ना, तो CFSE की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ आएगी। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा, ये हमारे पास इनवर्स स्पाइनल, क्योंकि आपको पता है कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके हमेशा 0 ही होते हैं, निकाले इसके नीचे कितनी होगी, हमारे पास D8 होता है ना 2+ में, D8 मतलब हमारे पास आएगी -1.2 डेल्टा नोट, इतनी आएगी, तो इससे ज्यादा होगी ना, ऑक्टाइड में यही जाएगा, अगर जाएगा तो जाएगा इनवर्स स्पाइनल। तो आप बाकी तो निकाल लोगे, जब भी ट्रांजिशन मेटल आएंगे आप निकाल लोगे, मुझे पता है वो आप आराम से निकाल लोगे। प्रॉब्लम कब आएगी, जब भी ऐसे वाली कंडीशन होंगी जिसमें नॉन ट्रांजिशन आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी दोनों नॉन ट्रांजिशन होंगे तो सिंपल लगाओ नॉर्मल है, सीधी बात खत्म वहां पे, ठीक है। जब भी ऐसा है फिर देख लो, इसकी 0 है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लगाओ इनवर्स, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको एक, जैसे लिखो, अब ना हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, Fe2O4, ये आपके पास एक एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट है ये। अब ना केस 1 लिखो, इफ A इज इक्वल टू, ए है आपके पास Zn2+, ए है Zn2+, A इज इक्वल टू Zn2+, तो क्या मिला हमें, ये Zn Fe2O4, क्या होगा ये, जल्दी बताओ। हमें पता है जो Fe3+ जब भी होता है वो क्या होता है, हमारे पास इनवर्स स्पाइनल है ना, हम बोलते हैं ऐसा क्योंकि उसकी 0 होती है, लेकिन साथ में क्या लगेगा, जिंक की तो CFSE नहीं होती। अब इसकी भी 0, इसकी भी 0, दोनों की CFSE 0 हो गई, तो क्या है, ये जिंक 2+ है, ये Fe3+ है। डेल्टा नोट की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, इसकी, डेल्टा नोट की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, यानी कि CFSE भी इसकी ज्यादा होगी। तो अगर इसकी CFSE ज्यादा है मतलब क्या, नॉर्मल स्पाइनल, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ याद करने की नीड है, आप निकाल लोगे। अब नेक्स्ट लिखना एक बारी, ए जो है वो Mn2+ है, A इज इक्वल टू Mn2+, ए जो है वो क्या है, Mn2+ है। तो इस वाले केस में क्या होगा, लिखो Mn Fe2O4। अब कैसे बताएंगे इसको, देखो ध्यान से, ये चीजें ना आप नहीं बता सकते हो, जो हमने सीखा उससे आप नहीं बता पाओगे, इसलिए ना सेकंड वाले पे और थर्ड जो डिस्कस करेंगे, इफ A इज इक्वल टू, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, Mg2+, इफ A इज इक्वल टू Mg2+। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, हमने ये बोला था कि जब भी Fe3+ होगा ना तो वो इनवर्स होता है, जब भी Fe3+ होगा क्या होगा, इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जिंक है, यहाँ पे तुमने जिंक, तो ये भी ट्रांजिशन मेटल है, ये भी ट्रांजिशन से कंपेयर कर लिया, इसको बोलते हैं कि दोनों की 0 होती है, लेकिन +3 की वजह से इसका ज्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। पर नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन आएंगे, दोनों एक्सेप्शन आएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये Mg Fe2O4, ठीक है। यहाँ पे क्या Mg+2 Fe+3, दोनों की CFSE 0, यहाँ पे क्या है Mn+2 Mn+3। अब ना यहाँ पे बात ये होती है कि CFSE इसकी भी 0 है, CFSE इसकी भी 0 है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना कि +3 ऑक्सीडेशन से ज्यादा होने की वजह से डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा आ गई, वो नहीं लगता। यहाँ पे ये बोलते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि Mn2+ और Fe3+ जो साइज है वो कंपेरेबल होता है,
साइज ऑफ Mn2+ इज कंपेरेबल टू Fe3+। तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, तो दोनों में से कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर सकता है। इसकी वजह से ये है, जब इनके पास पास फ्रीडम होगी साइज सेम होने की वजह से, साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, उसकी वजह से ये चाहे तो ऑक्टाहेड्रल कर सकते, चाहे तो टेट्राहेड्रल कर सकते। तो ऐसे वाले स्पाइनल क्या बोलते हैं? मिक्स्ड स्पाइनल। मिक्स्ड स्पाइनल मिक्स्ड कब आएगा? जब दोनों का साइज कंपेरेबल हो जाएगा, मतलब साइज के बेसिस में बोलते हैं ये कि दोनों का साइज क्योंकि कंपेरेबल है, तो दोनों में से कोई भी ऑक्यूपाइड कर सकता है वॉइड को, इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको? मिक्स्ड स्पाइनल। ठीक है, ऐसे ही वाला केस इसमें भी आता है। यहाँ पर CFS इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। अगर हम लगा देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट है, +3 में कुछ ना कुछ तो होगी, डेल्टा नोट केवल यहाँ पे है ही नहीं, बट वो वाला केस यहाँ पे नहीं लगता। क्यों? यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि जो साइज होता है Mg2+ का, वो कंपेरेबल होता है Fe3+ के साइज से। तो इनके पास फिर से फ्रीडम आ गई, कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है टेट्राहेड्रल वॉइड, कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये भी क्या होता है? मिक्स्ड स्पाइनल। हमारे पास मिक्स्ड स्पाइनल के 2 एग्जांपल हो गए, ये वाले। आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में ना ऑप्शन आ रहा है आपके पास 4। अगर ये वाला एग्जाम में आया भी है, अगर किसी ऑप्शन में है, तो कोई बात नहीं, उसको एलिमिनेट कर पाओगे आराम से, क्योंकि जो बाकी वाले होंगे ना ऑप्शन, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि इसमें आपको याद ही करना है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो एग्जाम में ना ध्यान रखा करो, जब भी आपको लगे ना कि इस टॉपिक में बहुत सारा याद करना है, तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको याद करने की जरूरत पड़ती है, वरना हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है, आपको जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो लगा देगा। ऐसी चीजें याद रखने की, इन वाली केसेस में Mg2+ में Mn2+ में ऐसा होता है कि ऐसे करके करना पड़ेगा, याद करना है, वो वाली चीजें एग्जाम में नहीं पूछ जाती। अगर पूछी भी जाएंगी तो वो ऐसा ऑप्शन होगा जो वैसे ही देख के एलिमिनेट कर दो, बाकी आप आंसर बाकी कॉन्सेप्ट से लगा के ही निकाल लोगे। तो जब भी आपको कुछ याद करना पड़ेगा, समझ जाओ इससे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। हाँ, अब ना ये वाली बात होती है कि गेट में तो बिल्कुल नहीं आएगा। गेट में आपका टिपिकली क्या होता है? पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होता है, वहां पे कुछ भी याद करने की चीजें नहीं होती है। लेकिन नेट में क्या होता है? नेट में क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट 25। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसको याद होगा वही करेगा, बट उनसे हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 25 ही तो करने हैं, छोड़ दो उस क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा। और ना एक चीज अपने माइंड में बिठाओ, वो ये कि आपको नेट के पेपर में 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने, किसी के नहीं आते, किसी के नहीं आते। आप ना जो आपको लगता है ना अच्छे वाले टीचर के पास बहुत नॉलेज है, उनको 10 को बढ़ा दो पेपर देने के लिए, वो 10 मिलकर पेपर सॉल्व करेंगे तो भी वो 200 आउट ऑफ 200 नहीं ला सकते। समझ पा रहे हो? पेपर इतना इजी कभी नहीं होता, हर किसी की लिमिट होती है, वो 200 से कोई नहीं लेने वाले। तो अगर आप टेंशन क्यों लेते हो? आपका एक टॉपिक वीक रह गया, आपका एक चैप्टर वीक रह गया, आपको टेंशन हो जाती है, अरे मेरा तो क्वांटम नहीं हुआ, अरे मुझे कोऑर्डिनेशन नहीं आती, मेरा पेपर कैसे होगा। ऐसे टेंशन नहीं लेने वाली, एक चैप्टर से कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक चैप्टर से कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं तो कहती हूँ एक है कि 10 चैप्टर से भी सिलेक्शन नहीं रुकना। आपको जितना आता है ना वो अच्छे से आना चाहिए। आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, पता सिलेक्शन कब रुकेगा? आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, आपने पूरे 1 वीक तक पूरी प्रैक्टिस करी, सारे क्वेश्चन कर लिए, सारा टेस्ट दिया, सब कुछ। अब ना क्वेश्चन आ गया मानो स्पाइनल से, पता नहीं क्या हुआ, ये एग्जाम्पल आ गया, ये एग्जाम्पल आ गया, पूछा था कौन सा स्पाइनल है, ऑप्शन में मानो नॉर्मल, इनवर्स, मिक्स्ड, ऐसे कुछ आया। अब ना आपको सिर्फ इतना याद रह गया Fe3+ वाले इनवर्स होते हैं, आपने देखा ही नहीं इसको कि Zn2+ लगा साथ में, आप इसको मान के आगे इनवर्स। अब हिलेगा सिलेक्शन, अब रुकेगा आपका सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको आता था, आपको कॉन्सेप्ट भी पता था, आपने उसको लगाने में गलतियां करी, तो आपका मार्क्स अब नेगेटिव गया है। तो ऐसे वाले केसेस पे हमेशा इन चीजों से डरा करो, कभी भी ऐसे अपने मन में डर मत रखो कि हमारा ये चैप्टर नहीं हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सिलेक्शन होगा। कब होगा? जब जो चीजें आपको आती हैं वो गलत नहीं होंगी। तो उन चैप्टर से डरना बंद करो, जिनसे आपको लगता है कि बात मुझसे कभी होने वाला नहीं, उनसे मत डरो। सिर्फ क्या करना है, जो आपको आता है वो अच्छे से आना चाहिए। ऐसे वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं करवा के आनी पेपर में, ठीक है, और मार्क्स 200 नहीं लाने। तो चीजों को छोड़ना सीखो पहले। तो किसी में हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन से ना दिल मत लगाओ। आपको लगेगा सुनने में हंसी आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन से दिल मत लगाओ। अब मान लो मैंने आपको स्पाइनल सिखा दिया, एग्जामिनर ने जानबूझ के गंदे गंदे एग्जाम्पल डाल के ऐसे वाले जिनको सब कुछ याद करने वाला वो एग्जाम्पल डाल दिया क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर स्पाइनल का टॉपिक है, हमने पढ़ा भी था, एग्जाम्पल भी करके जाऊंगा, आपको पता है वो नहीं लग रहा वहां पे, जबरदस्ती मार के आओगे, क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो पेपर के सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन को लीव करना भी एक आर्ट होती है। हमेशा नहीं होता कि हमने जो पढ़ा है वो करके ही आएंगे। हमने पढ़ ली केमिकल बॉन्डिंग, जो क्वेश्चन आएगा वो करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? छोड़ दो उसको, एग्जाम में आपको फंसा रहा है, ट्रैप है वहां पर, उससे बचना होता है, ठीक है।
तो छोड़ना सीखो पहले तो क्वेश्चन को। अब मैं देख रही हूँ, पता है जैसे आप टेस्ट देते हो, आपने क्वेश्चन ना मैं जैसे बात करते हैं कि अच्छे से मार्क्स आते हैं, कॉल करती हूँ, पूछती हूँ उनसे, तो कहते हैं मैम हमें ना एक क्वेश्चन आता नहीं था बट डाउट था ना, तो लगा दिया कि लगा के देख लेते हैं। तो लगा के मत देखो, आपकी ना यही वाली हैबिट ना पेपर में भी रहेगी। फिर जो श्योरिटी जिस पे है 100% उस पे लगाओ, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर तुक्का मारोगे ना तो आप क्या करोगे, इसीलिए अपने मार्क्स को नेगेटिव करवा रहे हो। जो आपने अच्छे से अटेम्प्ट करा है उसको भी नेगेटिव में लेके जा रहे हो, इसीलिए नेगेटिव से बचना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन को लीव करना आना चाहिए। कनेक्ट सा टेस्ट हुआ आज, पता नहीं मुझे स्कोर कैसा है, बट मुझे पता है उसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू आया ही होगा। तो जब भी आपको लगा है कोई टॉपिक जो है वो टाइम खाने वाला है, कोई क्वेश्चन टाइम खाने वाला है, उसको वहां पे लीव करो। अगर मेरे पास टाइम बचा लास्ट में तो मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगी या मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, अदरवाइज मैं इसको देखूंगा ही नहीं। नो मैटर वो आपके पढ़े हुए से आया या फिर नहीं आया हुआ, ठीक है। अभी के लिए स्पाइनल पे रोकते हैं इसको। अभी थोड़ा सा और गया एप्लीकेशन वाला पार्ट, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बट ये फॉर श्योर है कि नेक्स्ट वीक में आपका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। अभी से समझ में आया, ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ असाइनमेंट के लिए, क्योंकि असाइनमेंट में ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक आज भी आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगा। कल ना हम खत्म करेंगे सीएफटी को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, फिर क्रिस्टल फील्ड का पूरा आपको एक असाइनमेंट साथ में मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़ना। और एक और बात फिर से बोल रही हूँ, अपनी ना नींद पे कॉम्प्रोमाइज कर लो। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो अच्छे से खाना पीना खाना है, हेल्थ का ध्यान रखना, आप भी रखो, मैं भी रखती हूँ, ठीक है। हैप्पी लर्निंग।